हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सेल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन निकालना है और चुपचाप हेडफोन्स को कान में लगाना है और चुपचाप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सोलर सेल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखो, वैसे भी हमें अपने जीवन में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं, अगर हमें वो रिक्वायरमेंट ही ना हो तो हम उसकी डिस्कवरी ही नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है। अगर हम किसी भी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है हम ये चाहते हैं कि हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और हमें लगातार कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। तो सोलर सेल में सर आप ये कहानी क्यों बता रहे हैं? मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ लो कि सोलर सेल जैसा इसका नाम है, तो सन से आने वाली लाइट का ये यूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। तो सन से आने वाली लाइट मीन्स लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा, मतलब कन्वर्टर डिवाइस है ये, कन्वर्टर डिवाइस है। कन्वर्टर डिवाइस का मतलब ये है कि जो पीएन डायोड हम लेंगे, उस पीएन डायोड को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ये कन्वर्टर बन जाए, ठीक है। वैसे भी जो हम जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सभी कन्वर्टर्स होते हैं। तो ये कन्वर्टर है पीएन। इस पीएन को हमने ऐसे यूज़ करना है जैसे अगर यहाँ से लाइट रेज आए, लाइट एनर्जी आए, तो इस कन्वर्टर से होकर के हमें जो एनर्जी मिले वो एनर्जी कैसी मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए, फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग। फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट होगा इसमें, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलेगी इस कन्वर्टर की वजह से, वो एनर्जी कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और कौन सी एनर्जी थी पहले तो वो एनर्जी थी लाइट एनर्जी। इतना क्लियर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो प्रिंसिपल इसका क्या रहेगा, प्रिंसिपल इसका ये रहेगा कि अगर हमें लाइट एनर्जी मिल रही है तो कन्वर्टर डिवाइस कौन सा है, सोलर सेल। इस सोलर सेल के द्वारा ये कन्वर्टर डिवाइस है, यहाँ से लाइट रेज आई, इसमें टकराई, टकराने के बाद में मतलब लाइट एनर्जी यहाँ पर आई, इसने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसे आउट कर दिया। सिंपल, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमें बेहतरीन करना है, क्योंकि हम बेहतरीन करने के लिए ही जन्मे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन करना है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास में एक पी है, एक एन है, एक पी क्रिस्टल, एक एन क्रिस्टल, या फिर एक पी सेमी मतलब पी सेमी कंडक्टर, एक एन सेमी कंडक्टर। दोनों को हमने मिला दिया, पी एन जंक्शन बन गया। जंक्शन के बनने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारे कैसे पढ़ रखे हैं, बट हम जो ये बनाने वाले हैं इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक लगा के बनाएंगे। कहेंगे सर स्पेशल टेक्निक कैसी होती है, कैन यू एक्सप्लेन सर। बिल्कुल, तो इसको ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास में कोई भी इस हिसाब का सिस्टम हो, इस हिसाब का सिस्टम हो जिसमें हम ये सोच लें, इसमें हम ये सोच लें कि हमारे पास एक पी है, हमारे पास एक एन है और इसको हमें कन्वर्टर बना करके इस्तेमाल करना है और सोलर सेल के रूप में इस्तेमाल करना है। सोलर सेल क्या करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा। तो हमने एक लिया पी टाइप, एक हमने लिया एन टाइप, दोनों को हमने मिला दिया। दोनों को जैसे मिलाया तो कहेंगे सर मिलाने में तो जंक्शन बन जाएगा, बिल्कुल जंक्शन बन जाएगा, बट कंडीशन भी तो रहेगी ना। हमने एक पी सेमीकंडक्टर, एक एन सेमीकंडक्टर को लिया, पर देखो हमने पी के इतने पार्ट लिए, 4 पार्ट, और एन का हमने सिर्फ 1 पार्ट लिया, ऐसे मिला दिया। कौन ज़्यादा कौन छोटा, समझ में आया कुछ? चलो यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं सारे फिगर्स बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो हम एक टॉप व्यू देखते हैं, मतलब फ्रंट व्यू अलग हो गया, साइड व्यू अलग हो गया, तो हम साइड व्यू पहले बनाते हैं। तो साइड व्यू में ये हमारे पास में एक पी हो गया। कहेंगे सर ऐसा कुछ पी होगा क्या, नहीं। तो पी वाला जो कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे देखो ये हमारा पी हो गया इतना, ठीक है, और यहाँ पे इतना चुन्नू सा ही हो गया हमारा एन, ठीक है। ये पी और एन हो गया, इतना समझो बहुत ध्यान से। ये पी है, ये एन है, छोटा सा पी लगाया है, छोटा सा एन लगाया। क्यों छोटा सा एन इसलिए लगाया है कि जो लाइट रेज आए, जो लाइट एनर्जी आए और इस एन पे टकराए और कुछ मज़ा करे,
उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया P पूरा और ये हमारा हो गया N, ये हो गया हमारा N। तो इसको हम ऐसे तो रखेंगे नहीं, ऐसे तो ऐसे रखेगा ना। देखो ये इसका कैसा साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू बना रहे। तो साइड व्यू के लिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ये कुछ लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन को सही करने पर है ना। तो ये हमारा जो ऐसे दिया हुआ है कुछ ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो हम इसको ऐसे मिला देंगे जा करके यहाँ पर। ये इसकी ऊपरी लेयर है। इसके बाद में ये इसकी ऊपरी लेयर का जो ये पार्ट है N वाला, ये पूरा का पूरा हमने ये बना दिया। फिर हमने क्या किया, इसका पूरा सिस्टम बनाना है हमें, तो ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया जा करके, है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें ऐसे ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। इसको सही करने पर लाइंस थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग पटरी प्रकार से नहीं खींच रहे हैं। तो ये हमारा इतना थोड़ा और बड़ा करने पर, है ना। और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ये जो ऊपर की लेयर है, ये जो ऊपर की लेयर है, ये हमारी N टाइप है, ये हमारा N टाइप है। इसी N पर आकर के रेज टकराएंगी, लाइट रेज, ठीक है। तो कहेंगे सर ऐसा हमने डिज़ाइन क्यों किया, हम तो बराबर भी ले सकते थे। अगर हम लोग बराबर इसको इक्वल लेते, मतलब ये वाली लाइन अगर हम इतना P इतना ही N लेते, तो क्या होता कि जब हम इसको छोड़ देते, मतलब P और N को मिला के रखते, तो जंक्शन बनता है, ये आपको पता है, डिप्लेशन लेयर बनती है, ये भी आपको पता है। करंट का फ्लो कैसे होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग पे हर टाइप की करंट को आप समझ चुके हैं। फॉरवर्ड बायसिंग होती तो ये कंडक्टर बन जाता, तो करंट का फ्लो ऐसे ऐसे होने लगता, सॉरी ऐसे ऐसे होने लगता, मतलब समझ लो एक छोटी सी बात। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस हिसाब से करंट का फ्लो, हम चाहते हैं कि करंट यहाँ से बन के ऐसे बने, मतलब इस टाइप से बन के ऐसे से, बाहर से बन के इसमें से क्रॉस हो। ये एक कन्वर्टर, इसे कन्वर्टर की तरह इस्तेमाल करके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से ऐसे फ्लो कराना है, इसलिए हमने ऐसा सिस्टम लिया है। बात समझो बहुत ध्यान से। अगर यहाँ पर लाइट रेज आएंगी और टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होगा, दो कंडीशन से। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा छोटा सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कोई सन की लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज सन से आती हैं, सन से आ रही सपोज करो, और आके यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में क्या होता है, वर्क फंक्शन नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है हम लोगों को। जैसे ही लाइट रेज यहाँ से आती हैं, उस लाइट रेज के पास में क्या होता है, फोटोन होते हैं। जब बहुत सारे फोटोन्स आके इस सिस्टम पे आके टकराएंगे, तो फोटोन के पास में जो एनर्जी होती है 1.5, 1.6, 1.7 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, थोड़ी कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, कुछ की 1.5 होती है, कुछ की 0.7, 0.6 के आसपास होती है। तो ऐसे करके फोटोन के पास में एनर्जी होती है। हमने लिया है सिलिका का कंडक्टर, ये सिलिका का सेमीकंडक्टर हमने लिया हुआ है। और ये सिलिका का जो सेमीकंडक्टर है वो क्या कर रहा है, सिलिका का सेमीकंडक्टर यहाँ पर है, और सिलिका N टाइप का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। बायसिंग तो हमने कभी करी नहीं, तो यहाँ से जो फोटॉन्स आएंगे उनके पास जो एनर्जी होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और सिलिका के पास भी जो एनर्जी होती है वो पॉइंट कितनी होती है, 0.7 के आसपास होती है। होती कि नहीं होती है, कहेंगे सर बिल्कुल होती है। अगर इतनी एनर्जी हो रही है तो यहाँ पर इसका वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, पहले तो वर्क फंक्शन से करेगा क्या, वो वर्क फंक्शन से सरफेस पे जाएगा। सरफेस पे जाने के बाद में करंट तो बाद में बनाएगा ना, पहले तो सरफेस पे जाएगा। तो सरफेस पे जाने के लिए हम एक और टेक्निक इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे बात समझो बहुत ध्यान से। हमने ये लिया, ये P हो गया हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये P हो गया, ये P टाइप, ये N टाइप हो गया। हमने दोनों टाइप लिया और यहाँ पर इस पर से लाइट आने दी ऐसे करके। ये लाइट रेज आकर यहाँ पर टकराती है, ये लाइट रेज आकर के यहाँ पर टकराती है, ठीक है। लाइट रेज आके टकरा रही हैं, टकराने के बाद में क्या होगा, टकराने के बाद में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, तो वो सरफेस पे जा नहीं पाएंगे। सरफेस पे जा नहीं पाएंगे तो हम एक सिस्टम और जुगाड़ बना देते हैं। तो हमने क्या किया, इस पर जो लाइट रेज आ रही हैं, इन लाइट रेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फिंगर लगा दिया। अब कहेंगे सर ये फिंगर कौन सा, वही खाने वाला फिंगर है ना, जो आप लोग खाते हैं ना फिंगर, वो वाला फिंगर लगा दिया। अब ये फिंगर है मेटल फिंगर,
एल्युमिनियम का लगा सकते हैं, जो बेस्ट कंडक्टर उसका लगा दीजिए। अब मानिए कि एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अपनी जन्म को स्वीकारा, मतलब जन्म लिया है ना, तो उसे अब यहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा, उसे सिर्फ यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बना तो उसे यहाँ जाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना तो यहाँ जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना वो यहाँ जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना वो यहाँ जा सकता है। ऐसे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में ईजी रास्ता है, ईजी रास्ता है, ठीक है। तो ये मेटल फिंगर क्या कर रहा है, तो इसका नाम रख लीजिए मेटल फिंगर, मेटल फिंगर, ठीक है, मेटल फिंगर। इस मेटल फिंगर से क्या काम होगा, इस मेटल फिंगर से जो यहाँ से सन से आने वाले फोटॉन्स हैं, जो फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भी समझ लीजिए। एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनकी एनर्जी भी एक फिक्स है 0.7 है। जैसे ही यहाँ से फोटोन आया इसने इसको एनर्जी दी और यहाँ से वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गया, वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गया, वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गया, वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ गया। लगातार करंट का फ्लो होने लगा। तो करंट के फ्लो को ईजी बनाने के लिए हमने मेटल फिंगर लगाया है कि इसको यहाँ से यहाँ तक ना जाना पड़े, ठीक है। और वैसे भी बहुत स्लो प्रोसेस होगी तो ये जाने में टाइम लगा देगा, इसलिए हमने क्या किया, ऐसा किया। अब ये मेटल फिंगर का काम तो आप समझ गए। दूसरी चीज़ ये भी है कि सर यहाँ पे आपने एन को इतना पतला क्यों लिया है, तो एन को पतला लेने का कारण है, पतला इसलिए लिया है क्योंकि, पतला इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से जो रेज आएंगी वो पी और एन के जंक्शन पे मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो इसका जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन के पर क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है, इस जंक्शन पर जाके टकरानी चाहिए, ठीक है। तो एन से पार हो जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है एन से पार हो जानी चाहिए, ठीक है, पार्शली पार हो जानी चाहिए, ऑब्जर्व हो जाए जिससे, इसलिए पतला रखा गया है। अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो लेयर बन रही है इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते, वो हम नहीं चाहते। यहाँ से देखो जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे हम यहाँ से इसको निकाल के इस सिस्टम को ऐसे बाहर से निकाल लेंगे। अभी मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, ये आपका हो गया एन। ये यहाँ पर हम लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, जो हमें लोड लगाना है RL। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, रोड नहीं लोड रेजिस्टेंस है। अब देखो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा उसके पास इस वाले को क्रॉस करके इधर जाने के लिए रास्ता नहीं, ठीक है। बट इधर से जो हमने मेटल फिंगर लगा दिया है इसमें, जो हमने इसमें मेटल फिंगर लगा दिया है, इस मेटल फिंगर की वजह से इसका रास्ता आसान हो गया। अब वो इधर से जाकर के इधर जा सकता है, क्योंकि पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज होल्स होते हैं। अगर पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगर पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये हो गया आपका होल, मैं बना तो सही से, ठीक है। तो क्या होगा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये होल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं। अगर कुछ सर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन गई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और उसको ये रास्ता दिखा बढ़िया सा, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ से ये माइनस दिख रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पर आकर के ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो प्लस है, ये जो प्लस बन चुका है, ठीक है, ये प्लस बन रहा है। अब ये वाला प्लस पूरा का पूरा यहाँ पर है, तो इस वाले प्लस ने, सपोज कर लो, बहुत ध्यान समझो, तो ये प्लस है तो ये वाला प्लस 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 यहाँ प्लस। अब इस प्लस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाला और निकालने के बाद में यहाँ पे भेज दिया, फिर इसने यहाँ पे ऐसे निकाला, इसको यहाँ भेज दिया, ऐसे करके भेजता गया, न्यूट्रल होता गया, भेजता गया, न्यूट्रल होता गया। यहाँ पे समझिए, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास थोड़ा बड़ा बड़ा समझाने के लिए, यहाँ पर ये N है, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। इस एटम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस लग गई, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी, और इस फोर्स की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला और यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मेटल फिंगर था, ये चल नहीं पा रहा था, बहुत ही स्लो था, लंगड़ा था, और फिर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे करके लगातार मोशन होता रहा और ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो गया। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर की ओर, IS। क्लियर हुआ इतना। मेटल फिंगर का यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ईजी वे में फ्लो कराना, जिससे करंट ईजिली फ्लो हो सके। ज़रूरी नहीं कि आप मेटल को इस टाइप से बनाएं, जिग-जैग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये याद रखना है कि मैक्सिमम एरिया फ्री होना चाहिए, कम से कम एरिया यूज़ करिए, 10 से 15% के आसपास। 10 से 15% आप एरिया लेंगे, 10 से % लेके 15% तक आप एरिया मेटल फिंगर का ले सकते हैं। बाकी 90 से लेके 85% तक का एरिया जो है इस सरफेस का रहेगा,
बात समझ रहे हैं? सरफेस का एरिया मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये ऐसे बता देता हूँ। ये एक सरफेस है, इस सरफेस में 1 2 3 और 4 ये लाइन खींच दी हमने। तो ये जो सरफेस होगी पूरी सरफेस 85% फ्री होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर आकर के लाइट इंसिडेंट कर सके। जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो लाइट के पास एनर्जी होगी, फोटॉन्स होंगे, उस फोटॉन के पास में एनर्जी 1.5 मान लीजिए। जैसे ही 1.5 वाले एनर्जी वाले फोटॉन्स इस पर टकराते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस दिया है, एटम दिया है, एटम को एनर्जी देते हैं। एटम को एनर्जी देने के बाद में उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस बैंड में होते हैं, बॉन्ड बता रहा हूँ, वैलेंस बैंड में होते हैं, वो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वो एनर्जी दे करके बाहर निकालते हैं। तो वैलेंस बैंड से निकल के वो कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्या कैसे चले गए? तो कहने का मन सर ऐसा है कि अगर यहाँ पर आपके पास ये एनर्जी गैप था, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको और दे दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया। कितनी सी एनर्जी हो गई, 2.2 हो गई कुछ। इतनी एनर्जी के साथ में एक कंडक्शन बैंड में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको गैप एनर्जी, उसकी एनर्जी गैप था, उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो वो अपने ऊपर आ गया। जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा, वो कंडक्शन का काम स्टार्ट कर देगा। कंडक्शन का काम स्टार्ट तो कर देगा, पर एनर्जी बहुत स्लो होगी। तो स्लो होने के लिए, इसे फास्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, एक मेटल लगा दिया। मेटल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से ये पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ, यहाँ से मिल जाएगा इसको। तो अब यहाँ पर जो बन गया है उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लगा देंगे। जो यहाँ पे हमने लगाया इसे कहते हैं कॉपर प्लेट। ठीक है, यहाँ हमने कॉपर प्लेट लगा दी। कहेंगे सर कॉपर प्लेट की ज़रूरत क्या है? तो कॉपर प्लेट का काम ये है कि जो यहाँ पर कनेक्शन होगा, मैंने नहीं बनाया क्या, हाँ बनाया था, ये देखो, ये हमारा है N, ये हमारा है P, तो हमने यहाँ पे लगा दी कॉपर प्लेट। कहेंगे सर कॉपर प्लेट से क्या होगा? तो कॉपर प्लेट इसलिए लगाई है कि ईजिली जो यहाँ से करंट का कनेक्शन आएगा वो ईजिली इस पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉपर का सिस्टम दे दिया। जैसे ही हम इस पे कॉपर का सिस्टम देंगे, इसको साफ कर देते हैं ना जैसे ही इस पे कॉपर का सिस्टम दिया जाएगा, कॉपर सॉरी शक्तिमान, इतना हो गया देखो, है ना। यहाँ पे कॉपर का सिस्टम लगा दिया। तो कॉपर की प्लेट के लिए आपको ये भी याद रखना है कि कॉपर की प्लेट हमने यहाँ भी लगाई है सर, ये पूरी की पूरी प्लेट है कॉपर की। अच्छा, क्यों लगाई गई? इसे इजी वे में इसे हम फ्लो कर सकें। ठीक है, इजी वे में हम इसको फ्लो करा सकें, किसको, करंट को। ये इतना हो गया, सरफेस समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, ये P हो गया, ये N हो गया, मेटल फिंगर हो गया, कॉपर की सरफेस हो गई। अब इस कॉपर की सरफेस को हमने कनेक्शन नहीं दिया है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब सर लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो लोड रेजिस्टेंस की जगह पर हम लोग लगाएंगे क्या, बैटरी अपनी, जो हमें चार्ज करानी है, बैटरी लगाएंगे हमें जो चार्ज करानी है। तो हमने यहाँ पे अपनी बैटरी को फिक्स कर दिया। ये टर्मिनल 1 हो गया, ये टर्मिनल 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारी बैटरी हो गई। अब इस बैटरी में बहुत सारी प्लेटें होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से घूम के, यहाँ से ऐसे निकल के, अब इसको हटा देंगे यहाँ से। अब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे ऐसे करके सबको चार्ज करके यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा। लगातार रिएक्शन होता रहेगा और लगातार फोटॉन्स यहाँ से आकर के टकराते रहेंगे। लगातार ये एक्शन होता रहेगा, लगातार ही फोटोन यहाँ पे टकराते रहेंगे। क्लियर है इतना? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर कंस्ट्रक्शन तो आपने बता दिया, वर्किंग तो आपने बता दी, सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत ही ध्यान से मन लगा के हर चीज़ को समझिए। एक हमने P टाइप लिया, एक हमने N टाइप लिया, बहुत ही शॉर्ट में समझिए। एक हमने सोलर सेल का काम क्या होता है, कन्वर्टर का काम करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा किस प्रिंसिपल से करता है? तो फोटोवोल्टिक थ्योरम से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, बेसिक प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है, जैसा आपको दिख रहा है। ये हमारा P है, ये हमारा N है, कनेक्शन, मेटल फिंगर, जंक्शन और दिस। वर्किंग कैसे होती है? जब कौन से मटेरियल लेते हैं? तो सिलिका लेते हैं, गैलियम सिलिका कुछ गैलियम आर्सेनाइड करके होता है, वो लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ओके। तो यहाँ से जो फोटॉन्स आते हैं, जो यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, अब इसकी वर्किंग समझिए।
हमने सिस्टम को रेडी कर लिया। नीचे हमने एक कॉपर की प्लेट लगा दी। इस कॉपर की प्लेट को इसलिए लगाया गया कि नीचे की पूरी लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो फैल सकें आसानी से, ठीक है। मेटल फिंगर इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो आसानी से यहाँ से सर्किल को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। यहाँ से फोटॉन्स आते हैं। अभी इसके पास में एनर्जी गैप है कुछ, ठीक है। अभी इसके पास में कुछ एनर्जी गैप है, अभी इसके पास में कुछ एनर्जी गैप है। मान लो ये इनका कंडक्शन बैंड है और ये इनका वैलेंस बैंड है। अभी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में, जैसे ही इस पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आकर के टकराते हैं इस सरफेस पर। टकराने पर हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। जैसे ही करंट जनरेट होगी, करंट जनरेट होने के लिए आपको पता है कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोमेंट में आएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोमेंट में आता है वैसे ही ये मेटल फिंगर उन्हें कैच कर लेते हैं। कैच करने के साथ में ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजता रहता है लगातार, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, मान लो कि इसके पास में एनर्जी थी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 1.5, इसकी एनर्जी हो गई 1.7। 1.7 में से इस वाली सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो है 1, वर्क फंक्शन है 1। तो कितना बचा, 0.7 एनर्जी से लेकर के वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जैसे ही वो 0.7 एनर्जी को लेकर के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लेकर के कंडक्शन बैंड में जाएगा और वो कंडक्शन बैंड में करंट बनाने का काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो करंट बनाने के लिए, उसे और इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मेटल फिंगर लगा दिया, जो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, वो वाली एनर्जी को लेकर के और तुरंत इसको यहाँ भेज देगा। एनर्जी का जो ह्रास है ह्रास को कहते हैं, मतलब लॉस है, जो लॉस है ना, लूज बता रहा हूँ, जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा इससे। अब ये एनर्जी को यहाँ भेज देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस सरफेस पे आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। प्लस किसकी वजह से बना है? इसकी वजह से बना है। इस प्लस की वजह से यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट ऐसे जाने लगते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मोशन करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? तो देखो, इस वाली सरफेस को ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, ये, और ये हो गया आपका एनसीरा, ठीक है, आर एल लगा दो यहाँ पे, बात है ना। तो ऐसे करके ये सिस्टम हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब इतना एक्शन हुआ, एक्शन समझ में आ गया ना, क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, क्या मतलब था इसका, समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से आपको। इतनी ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही इसको बनाना है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस में होगा, कंडक्शन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि फोटोन आकर इस पर टकराएंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए। अब इसके आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। बहुत ही मज़ेदार ग्राफ है, कहते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार ग्राफ है। क्यों मज़ेदार ग्राफ? इसलिए है क्योंकि इसमें ये समझना बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिसका ग्राफ बनता है वो किस कोऑर्डिनेट में बनता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। रिवर्स बायसिंग पे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो तो फोर्थ में बना देते हैं, मान लो थर्ड में बना देते हैं, पर इसमें जो कोऑर्डिनेट बनाया गया है वो फोर्थ में बनाया गया है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हम चूज़ कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, पार्टिकुलर रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पार्टिकुलर रीज़न है हमारे पास में तो हम उसमें चूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कुछ इस टाइप का है, ये। अब ये कुछ इस टाइप का है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपकी करंट है, ठीक है। अब समझिए, पहले इसके ग्राफ को समझ लीजिए। ग्राफ कैसे बन रहा है? वोल्टेज 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। करंट की वैल्यू देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। तो ये कर्व थोड़ा सा और इस टाइप का होगा ये, ठीक है, इस टाइप का कर्व बना हुआ है। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड फाइनली यहाँ पर 5। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके वो करंट दी हुई है।
जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, सोचो पहले वोल्टेज को हमने रखा ज़ीरो, वोल्टेज को हमने रखा ज़ीरो, वोल्टेज को रखा हमने ज़ीरो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। वोल्टेज को हमने रखा ज़ीरो। सर कौन सा वोल्टेज हम ज़ीरो रखें? हमने वोल्टेज को रखा ज़ीरो, ठीक है, हमने वोल्टेज को रखा ज़ीरो, ठीक है। वोल्टेज को ज़ीरो रखने पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, देखो। तो अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो E इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। इस कंडीशन पर E बाई आर इज इक्वल टू आई मैक्सिमम आता है, आपको पता है भी है, हमको भी पता है, ठीक है। तो हमें सेल का भी थोड़ा सा ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी हिसाब से बनेगा। तो करंट ज़ीरो होने पर, मतलब वोल्टेज ज़ीरो होने पर, ठीक है, करंट की वैल्यू देखिए कितनी है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम। जैसे ही हम वोल्टेज को और बढ़ा देते हैं, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू, जो वोल्टेज हमने बढ़ाया करंट की वैल्यू कम हो गई, और बढ़ाया और कम हो गई, और बढ़ाया और कम हो गई। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, इस वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ये जो एक्शन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, पर आपके लिए नहीं होगा। क्यों? आपके लिए क्यों नहीं होगा? आपको जो स्पेशल पढ़ के आए, बिल्कुल, क्योंकि आप मुझसे पढ़ना है, इसलिए आपको समझ में आएगा ये चीज़ें भी, देखना। अच्छा, आप सोचिए, आपके पास में ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, अभी आपने सर्किट में कुछ भी नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है, तो यहाँ से कितनी करंट बनेगी? बनेगी ना मैक्सिमम। कहेंगे सर मैक्सिमम कैसे बनेगी, वोल्टेज तो हमने अप्लाई नहीं किया है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पास होगा? कहेंगे सर बिल्कुल होगा। जैसे इसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। जैसे ही हमने इस पर एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो हमने बैटरी लगाई, जिसे हमें चार्ज करना है, जिसे हमें चार्ज करना है, जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अब ये वोल्टेज आ गया तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ जाएगा। अब ये आई आर जब आएगा, ठीक है, पहले मान लीजिए ये वोल्टेज ज़ीरो था, इसलिए E इज माइनस आई आर था, यहाँ पर I मैक्सिमम आ रहा था क्योंकि V ज़ीरो था। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। जैसे ही सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं, ओपन सर्किट कहेंगे। जैसे ही हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, वैसे ही करंट की वैल्यू की चेंजेस देखिए ज़रा। शुरुआत में करंट यहाँ पर थी एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, पार्टिकुलर, वो वोल्टेज कुछ इतना था, बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ पर जैसे ही हमने वोल्टेज को और बढ़ाना चाहा, एक्सटर्नल वोल्टेज हमें और चाहिए, तो करंट की वैल्यू और ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब हमने वोल्टेज को और बढ़ाया तो करंट की वैल्यू और कम हो गई। हमने सोचा कि भैया इसको फुल कर दे रहे, जैसे ही हमने इसको फुल किया, जैसे ही हमने इसको फुल किया, वी एफ किया, वी फुल किया, वैसे ही आई कितना हो गए, तो वी एफ, वी फुल इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। इस कंडीशन पर आई कितना होगा? ज़ीरो, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं, ठीक है। और इस वाली पोजीशन को क्या कहेंगे? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। अगर छोटा सा एग्जांपल दिया जाए, एक ये ग्राफ दिया हुआ है, एक ये ग्राफ दिया हुआ है, और एक ये ग्राफ दिया हुआ है, और एक ये ग्राफ दिया है, बताइए कौन सा ग्राफ सोलर सेल के लिए सही है? तो आप ऑलवेज इसी को टिक करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि आप इसे ही ऑलवेज सही मानेंगे। क्यों? आप सपोज करिए कि आपने सोचा कि ये वाला करंट है, हालांकि ग्राफ दोनों एक ही है। अगर हम सारे ग्राफ एक ही एक्सेस पर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सोलर सेल की कहानी के बारे में आपको समझना चाहिए कि हम घरों के ऊपर सेल क्यों लगाते हैं, सोलर सेल क्यों लगाना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसकी डिज़ाइन क्यों करी गई है हमारे लिए, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए ये है कि आप ये समझें कि सोलर सेल जब भी हम अपनी छत पे लगाते हैं तो उसे देख के आपको ये समझ आना चाहिए और देखना भी चाहिए कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है।
अगर आपके दिमाग में ये काम और ये घंटी बजती है तो आप ये मान लीजिए कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी तो है कि आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि जो सोलर सेल लगा हुआ है उस पर सनलाइट आ रही है। सोचिए आपको ये दिख रहा है कि सनलाइट से फोटोन की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले सेल आ रहे हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं और वो पैकेट्स आकर के धमाधम इससे पड़ रहे हैं। और ये अगर आपको दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में तो नहीं दिख रहा पर आपके दिमाग में दिख रहा है कि हाँ एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं और लगातार इस पर टकरा रहे हैं, और टकराने के साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि उसमें से जो करंट बन रही है वो करंट कैसे फ्लो हो रही है ना। और वो करंट जा कर के बैटरी के अंदर का एक्शन भी दिख रहा है कि बैटरी के अंदर जा कर के वो एटम को न्यूट्रलाइज करके उस एटम को डिफ्यूज़ करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है, जिससे एटम चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद में वो करंट को फ्लो कर देता है, फ्लो करने के बाद में वो पूरे सर्किट में घूमने लगता है, लगातार घूमता रहता है। जब तक एनर्जी आती रहती है तब तक वो सर्किट घूमते रहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को ही सेव कर लेते हैं। ये जो पूरा एक्शन है, जो पूरी कहानी है, यही कहानी आपकी सोलर सेल है। सोलर सेल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा डिवाइस जनरेट करें जिसमें कोई भी फ्यूल ना लगे। आप सोचिए अगर मेटल फिंगर की जगह पर हम अगर गोल्ड इस्तेमाल करें तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो सोलर सेल होगा उसमें जो एनर्जी लॉस होगी ना वो कम होगी। एनर्जी लॉस तब कम होगा तो जो हमारे पास एनर्जी का स्टोरेज होगा ज़्यादा होगा। सोचिए अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकें, अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकें तो सन से आने वाली सारी लाइट हम स्टोर कर सकें तो कितना अच्छा हो, है ना। हमें एक्स्ट्रा डीजल पेट्रोल ये सब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ही थोड़ा सा दिमाग को खर्चा कर देती हैं, फिर भी हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें किस हिसाब से अपनी चीज़ों को समझना है, अपनी चीज़ों के लिए कैसे फोकस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनर्जी को बिना ख़त्म किए, क्या आपने सोचा है कभी कि जो हमारे लाइफ के आगे जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए पेट्रोल डीजल आप बचा के रखेंगे? तो ये सारे बहुत ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पे हम लोग बात करते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है, अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहना है बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपको लिखना है, सही से टॉप करना है, पास भी होना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ बताइए, आपकी हर दिक्कत का निवारण ज़रूर किया जाएगा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना है, अपने दिमाग को बहुत ही रिफ़्रेश रखना है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना है, कॉल कर देना है, आपके लिए हम सभी लोग लगातार अवेलेबल रहेंगे। इसी आशा के साथ में हम लोग आज का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो होगा रेक्टिफिकेशन पीएन डायोड के लिए, ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन के बाद में हम लोग देखेंगे क्या है हमारे टॉपिक पे, रेक्टिफिकेशन के बाद में हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। यूनिपोलर एंड बाईपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ट्रांजिस्टर के थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो है हम लोग कुछ और समझेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो ये हमारा इतना हो गया, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।